आज हम चरक संहिता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में उतरने वाले हैं। नाम है क्षत क्षीण चिकित्सा। सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब काफी सीधा है। जब कोई चोट या जरूरत से ज्यादा की गई मेहनत शरीर को अंदर से खोखला करने लगे। हमारे पास इस पर क्लासिकल टेक्स्ट के अनुवाद हैं, कुछ लेक्चर नोट्स हैं और अकादमिक विश्लेषण भी हैं। और हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे एक बाहरी चोट टीबी जैसी दिखने वाली एक गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है। बिल्कुल सही। और यही इस अध्याय की सबसे कह सकते चौंकाने वाली बात है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ हड्डी टूटने या मांसपेशियों में खिंचाव की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि जब इंसान अपनी शारीरिक सीमाओं को लांघता है तो उसका शरीर अंदर से कैसे जवाब देता है। ये एक तरह से अत्यधिक परिश्रम मतलब ओवर एक्सर्शन का विज्ञान है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये कौन से काम थे जिन्हें इतना खतरनाक माना गया? जब मैंने स्रोतों में इसके कारणों की लिस्ट देखी तो मुझे लगा ये आज के किसी स्पोर्ट्स फिजियो की चेकलिस्ट है। जैसे बहुत ज्यादा धनुष खींचना, अपनी ताकत से ज्यादा वजन उठाना या किसी ऊंची जगह से गिर जाना। ये सब तो समझ में आता है। हाँ, ये तो सीधे सीधे शारीरिक आघात हैं। लिस्ट में और भी दिलचस्प चीजें हैं, जैसे भागते हुए बैल को जबरदस्ती रोकना या अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर इंसान से भिड़ जाना। बिल्कुल, ये सब ऐसी स्थितियां हैं जहां शरीर अपनी क्षमता की चरम सीमा को पार कर जाता है और कहीं ना कहीं कुछ टूटता है। लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती और यहीं पर ये और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। इसमें लिखा है बहुत जोर से शास्त्र पढ़ना। अब ये थोड़ा अजीब है ना? जोर से पढ़ने से कोई इतना बीमार कैसे पड़ सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये उनकी सोच की गहराई को दिखाता है। वो सिर्फ मांसपेशियों पर पड़ने वाले तनाव को नहीं देख रहे थे। जोर से और लगातार पढ़ना या बोलना ये फेफड़ों, वोकल कॉर्ड्स और नर्वस सिस्टम पर जबरदस्त दबाव डालता है। अच्छा। सोचिए, एक वैदिक विद्वान जो घंटों तक ऊंचे स्वर में पाठ कर रहा है, ये एक मैराथन दौड़ने जैसा ही शारीरिक परिश्रम है, बस उसका स्वरूप अलग है। मतलब हर तरह के अति श्रम को वो चोट मान रहे थे। हाँ, चाहे वो मांसपेशियों का हो या नसों का। और एक और बात कही गई है कि ये सब काम उस इंसान के लिए और भी खतरनाक हो जाते हैं जो पहले से ही रूखा सूखा और कम खाना खाता हो। बिल्कुल, मतलब जिसकी बैटरी पहले से ही लो है, उसके लिए कोई भी जोर का झटका फ्यूज उड़ा सकता है। ये तो आज के न्यूट्रिशन साइंस की बुनियाद है। एकदम। अगर शरीर में निर्माण के लिए कच्चा माल ही नहीं है, मतलब पोषण ही नहीं है, तो छोटी सी चोट भी ठीक नहीं होगी और शरीर अंदर से टूटने लगेगा। ग्रंथों में इसी आधार पर इसके 2 प्रकार भी बताए गए हैं। एक है उरश्छत, जिसमें मुख्य चोट छाती पर होती है, और दूसरा है क्षीणजच, जिसमें शरीर के धातु यानी टिश्यूज ही कमजोर पड़ने लगते हैं। मुझे ये बात हैरान करती है कि कैसे धनुष खींचने जैसी एक बाहरी चीज शरीर के अंदर इतना बड़ा भूचाल ला सकती है। क्या टेक्स्ट में इसका कोई लॉजिक दिया है कि ये चेन रिएक्शन शुरू कैसे होता है? हाँ, और यही इस अध्याय का सार है। वे इसे संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति मतलब पैथोजेनेसिस? हाँ, बीमारी के फैलने का विज्ञान। उनकी थ्योरी ये थी कि जोर का झटका सबसे पहले छाती यानी उरस को फाड़ता है या कमजोर करता है। छाती को? हाँ, जिससे वो शरीर का ऊर्जा केंद्र मानते थे। बिल्कुल। और एक बार ये केंद्र हिल गया तो फिर सब कुछ ढहने लगता है। अच्छा, तो मतलब छाती में लगी चोट सिर्फ एक लोकल इंजरी नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम का पावर कट कर देती है। सही समझा। और इसके बाद शरीर का पतन एक क्रम में होता है जो बहुत तार्किक लगता है। किस क्रम में? सबसे पहले वीर्य हानि यानी पोटेंसी, फिर बल यानी ताकत कम होती है, स्ट्रेंथ। हाँ, इसके बाद वर्ण यानी चेहरे की चमक जाती है, फिर रुचि मतलब खाने की इच्छा मर जाती है, और अंत में अग्नि यानी पाचन शक्ति ही ठप हो जाती है। ये तो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक चीज गिरी और सब गिरने लगी। बिल्कुल। और स्रोतों में एक लक्षण का वर्णन बहुत ही भयानक है, खांसी में निकलने वाले कफ या बलगम के बारे में। एक श्लोक है, दुष्टः शावः सुदुर्गंधा पीतो विग्रथितो बहु। ये सुनकर ही सहरन होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रोगी जो कफ निकालता है वो दुर्गंधित, भूरे काले रंग का, पीला, गांठदार, बहुत ज्यादा मात्रा में और खून मिला हुआ होता है। बाप रे। ये वर्णन पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के वैद्य के लिए ये कितना गंभीर संकेत रहा होगा। ये साफ बताता है कि फेफड़ों के अंदर कुछ सड़ रहा है, कुछ टूट रहा है। ये कोई सामान्य खांसी नहीं है। नहीं,
ये शरीर के अंदर हो रहे विनाश का संकेत है। ये वर्णन तो काफी हद तक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जैसा लगता है। क्या वो इस कनेक्शन को जानते थे? वो सीधे तौर पर जानते थे। ग्रंथ साफ साफ कहते हैं कि अगर छत क्षीण का इलाज सही समय पर नहीं किया गया तो ये राजयक्ष्मा में बदल जाएगा। राजयक्ष्मा, जिसे आज टीबी से जोड़ा जाता है। हाँ। तो उनकी थियरी ये थी कि एक शारीरिक चोट और कुपोषण शरीर को इतना कमजोर कर देते हैं कि वो एक बड़ी संक्रामक बीमारी का घर बन जाता है। ये तो बहुत ही आधुनिक विचार है, कमजोर इम्यूनिटी और ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जैसा। बिल्कुल। तो अगर ये बीमारी इतनी तेजी से बढ़ती है तो क्या इसे जल्दी पकड़ने का कोई तरीका था, कोई शुरुआती लक्षण? हाँ, और यहाँ भी उनकी क्लिनिकल समझ बहुत बारीक है। वो पूर्व रूप यानी शुरुआती लक्षणों में भी अंतर करते थे। अच्छा, कैसे? अगर बीमारी का मुख्य कारण क्षत यानी ताजा चोट है तो शुरुआती लक्षण होंगे छाती में तेज दर्द, खून की उल्टी और सूखी खांसी। ठीक है। और अगर मुख्य कारण क्षय हो, मतलब शरीर का अंदरूनी क्षरण, तो लक्षण ज्यादा गहरे और फैले हुए होंगे, जैसे पेशाब में खून आना और पसलियों, पीठ और कमर में लगातार जकड़न महसूस होना। मतलब वो सिर्फ लक्षणों की लिस्ट नहीं बना रहे थे? नहीं, वो ये समझ रहे थे कि बीमारी का मूल कारण क्या है, एक ताजा चोट या लंबे समय से चल रहा क्षरण। ठीक है, तो ये बीमारी बेहद गंभीर है, लक्षण भी भयानक है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वे इसका इलाज कर सकते थे? मतलब वो कैसे तय करते थे कि किस मरीज को बचाना मुमकिन है और कौन लाइलाज है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल था और उनकी साध्यता यानी प्रोग्नोसिस की समझ बहुत स्पष्ट थी। कैसे? बीमारी को साध्य माना जाता था, मतलब क्योरेबल, अगर लक्षण हल्के हों, बीमारी नहीं हो और सबसे जरूरी क्या? मरीज की पाचन शक्ति यानी अग्नि मजबूत हो और उसमें थोड़ा बल बचा हो। मतलब अगर शरीर में खाना पचाने और उससे ऊर्जा बनाने की क्षमता बची है तो उम्मीद है। और अगर बीमारी पुरानी हो जाए तो? अगर बीमारी को 1 साल से ज्यादा हो गया हो तो उसे याप्य कहते थे, मतलब पैलिएबल या मैनेजेबल, जिसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता पर संभाला जा सकता है। सही इलाज और परहेज से मरीज की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। ये आज के क्रॉनिक बीमारियों की मैनेजमेंट जैसा ही है। और लाइलाज कब माना जाता था? जब सारे गंभीर लक्षण एक साथ मौजूद हों, खांसी, बुखार, दस्त, खून की उल्टी और मरीज पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका हो, तब उसे असाध्य यानी इनक्यूरेबल माना जाता था। और ग्रंथों में सलाह दी गई है कि ऐसे रोगी का इलाज करके समय और संसाधन व्यर्थ नहीं करने चाहिए। ये कठोर लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण था। बिल्कुल। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कोई मरीज इनक्यूरेबल नहीं है तो उनके पास इलाज के लिए क्या तरीके थे? क्या वे सिर्फ लक्षण दबाते थे या समस्या की जड़ पर काम करते थे? उनकी रणनीति समस्या की जड़ पर ही काम करने की थी। मुख्य सिद्धांत था बृहणन चिकित्सा। बृहणन चिकित्सा मतलब नरिशमेंट थेरेपी। हाँ, उनका तर्क सीधा था। अगर शरीर अत्यधिक परिश्रम से टूट गया है तो उसे सिर्फ दवा से नहीं बल्कि गहरे पोषण से ही वापस बनाया जा सकता है। लक्ष्य था शरीर के कमजोर हुए ऊतकों को फिर से पोषित करना, उन्हें दोबारा बनाना। अच्छा, तो शुरुआती इलाज कैसे किया जाता था? स्रोतों में छाती की ताजा चोट के लिए लाक्षा का जिक्र है। लाक्षा यानी लैक। उसे दूध और शहद के साथ देने को कहा गया है। लाक्षा यहाँ एक प्रमुख औषधि है। ये लाख के कीड़े से मिलने वाला एक रेजिन है और अपने संधान यानी जोड़ने वाले गुणों के लिए मशहूर है। हीलिंग और बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। हाँ, इसे दूध और शहद के साथ देना पोषण और हीलिंग का एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बनाता है। लेकिन यहाँ एक और बात है, अगर दर्द के साथ मरीज की पाचन शक्ति कमजोर हो तो उसी लाक्षा को सुरा के साथ देने को कहा गया है। सुरा, जो एक तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक थी। 1 मिनट, अल्कोहल? ये तो आज के हिसाब से थोड़ा अजीब लगता है। क्या वो इसे सिर्फ दर्द कम करने के लिए दे रहे थे? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये उनके पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के दृष्टिकोण को दिखाता है। वो सुरा को सिर्फ नशा या दर्द निवारक नहीं मानते थे। आयुर्वेद में इसे एक अनुपान माना गया है। अनुपान मतलब एक व्हीकल? हाँ, एक माध्यम जो दवा के गुणों को शरीर में तेजी से फैलाता है। ये उष्ण होती है और पाचन को उत्तेजित कर सकती है। तो जब मरीज का पाचन कमजोर है और दवा को जल्दी असर करवाना है तो उन्होंने दूध की जगह सुरा को चुना। अच्छा, औषधि वही है पर उसका माध्यम मरीज की जरूरत के हिसाब से बदल गया। बिल्कुल, ये बहुत ही परिष्कृत सोच है। ठीक है, ये तो शुरुआती इलाज हुआ, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती थी तब क्या करते थे?
मैंने जब इन योगों यानी फॉर्मुलेशंस की लिस्ट देखी तो मेरा सिर चकरा गया। एक रेसिपी है अमृत प्राश घृत। अमृत प्राश घी? इसकी सामग्री की लिस्ट किसी शाही दावत के मेन्यू जैसी लगती है। बिल्कुल। अमृत प्राश घी सिर्फ एक दवा नहीं है, ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। ये प्राचीन न्यूट्रास्यूटिकल इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। न्यूट्रास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसकी लिस्ट देखिए। जीवनीय गण की जड़ी बूटियां जो जीवन शक्ति बढ़ाती हैं, आंवला और विदारी कंद का ताज़ा रस, बकरी के मांस का सूप, दूध, और ये सब पकाया जाता था घी में। यानी वे सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं दे रहे थे, बल्कि एक सुपर फूड बना रहे थे। ठीक यही। वे घी, दूध और मांस रस जैसे पोषक तत्वों को एक डिलीवरी सिस्टम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि जड़ी बूटियों के गुण सीधे कमजोर ऊतकों तक पहुंचे। और घी का इस्तेमाल? घी, जिसे सबसे बेहतरीन अनुपान माना जाता है, दवा को शरीर की सबसे गहरी परतों तक ले जाता है। ये आज के फूड एज मेडिसिन के विचार का हजारों साल पुराना रूप है। इसीलिए इसे अमृत कहा गया है। हाँ, उन लोगों के लिए जिनकी आवाज, शक्ति और चमक सब चली गई हो। एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, सरपी गुड। ये घी से बने मीठे लड्डू या केक जैसी चीजें थी। और एक खास बात, इन्हें भूर्जपत्र यानी भोजपत्र में लपेटा जाता था। हाँ, सरपी गुड भी ब्रहन चिकित्सा का ही एक रूप है, लेकिन ज्यादा स्वादिष्ट और आसानी से खाया जाने वाला। एक तरह का एनर्जी बार कह सकते हैं। इसमें घी, दूध, गेहूं का आटा, शहद और शक्ति बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां डालकर लड्डू बनाए जाते थे, और भोजपत्र में लपेटने से ये लंबे समय तक खराब नहीं होता था। तो इन सभी योगों में एक पैटर्न साफ दिखता है। बिल्कुल। पोषण देना, ताकत बढ़ाना और शरीर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना, ये एक समग्र दृष्टिकोण है, जहाँ सिर्फ बीमारी के एक लक्षण को नहीं, बल्कि पूरे शरीर की बुनियाद को मजबूत किया जा रहा है। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ हो गया कि शतक क्षीण सिर्फ एक बाहरी चोट नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को लांघने का नतीजा है। एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर सचमुच अंदर से टूटने लगता है। और इसका इलाज सिर्फ दर्द की दवा देना नहीं, बल्कि शरीर को जड़ से, गहराई से पोषण देना था, जिसके लिए बहुत जटिल और शक्तिशाली सुपर फूड्स बनाए जाते थे। यह अध्याय शारीरिक क्षमता, पोषण और संपूर्ण स्वास्थ्य के बीच के उस नाजुक संतुलन की कहानी कहता है, जिसे हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर भूल जाते हैं। सही कहा। पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन और भोजन को औषधि की तरह इस्तेमाल करने का सिद्धांत यहाँ केंद्र में है। यह हमें याद दिलाता है कि अपनी सीमाओं को समझना और शरीर को सही पोषण देना कितना जरूरी है, वरना शरीर अंदर से ही कमजोर पड़ने लगता है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक विचार पर लाके छोड़ता है। स्रोतों में ये बात बार बार दोहराई गई है कि अगर क्षत क्षीण का इलाज ना हो तो ये राज्यक्षमा यानी टीबी बन जाता है। हाँ। इससे यह संकेत मिलता है कि प्राचीन चिकित्सकों ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे शारीरिक आघात, कुपोषण और कमजोरी मिलकर एक बड़ी संक्रामक बीमारी के लिए शरीर में जमीन तैयार कर सकते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की आधुनिक चिकित्सा क्रॉनिक शारीरिक तनाव, बर्नआउट, कमजोर इम्यूनिटी और गंभीर बीमारियों की चपेट में आने के इस गहरे संबंध के बारे में कैसे सोच सकती है। क्या हम शारीरिक और मानसिक तनाव को सिर्फ एक लक्षण के तौर पे देख रहे हैं, या हम ये समझ रहे हैं कि ये भविष्य की गंभीर बीमारियों का एक खुला निमंत्रण हो सकता है।